गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने संचार कौशल के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन पे। मौखिक संचार में ध्वनियाँ, शब्द और भाषण शामिल होते हैं। बोलना संचार स्थापित करने का सबसे प्रभावी और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका होता है। ठीक है, तो मौखिक संचार में क्या क्या इस्तेमाल होता है? ध्वनियाँ, शब्द, भाषा और भाषण। मौखिक संचार मतलब बोल के किए जाने वाला कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और आमतौर पर हम वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार का ही इस्तेमाल करते हैं। यह हमारी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में मदद करता है। अपने मौखिक संचार कौशल में सुधार करके आप तालमेल बनाएंगे और बेहतर जुड़ पाएंगे। मतलब कि मौखिक संचार कौशल हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। इससे क्या हेल्प मिलती है हमको? हम अच्छा तालमेल बना पाएंगे और बेहतर रूप से जुड़ पाएंगे। किनसे? अपने श्रोताओं से, जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं, अपना संदेश जिन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मौखिक संचार अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम लोगों से अच्छा तालमेल बना पाएंगे, अपनी भावनाएं उनको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो मौखिक संचार के महत्वपूर्ण रूपों को सूचीबद्ध किया गया है नीचे दी गई टेबल में। तो तालिका 1.2 मौखिक संचार। तो मौखिक संचार कितने तरह के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। पहला तरीका कौन सा है? पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। संचार का ये कौन सा रूप होता है? इसमें क्या होता है? 2 व्यक्तियों के बीच होता है ये। ठीक है, जैसे 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पारस्परिक संचार। यह औपचारिक भी हो सकता है या अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसे होता है? जैसे कि एक कंपनी का बॉस है, प्रेसिडेंट है, वो अपने एम्प्लॉय से, कर्मचारी से बात कर रहा है, तो वो कौन सा होगा? अपना औपचारिक फॉर्मल तरीका होगा। पर जब 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो वो कौन सा तरीका होगा कम्युनिकेशन का, संचार का? अनौपचारिक होगा वो। ठीक है, तो उदाहरण दिए हुए हैं नीचे। एक प्रबंधक एक कर्मचारी के साथ प्रदर्शन पर चर्चा करता है। ये मैंने आपको बताया कि एक कर्मचारी के साथ उसका बॉस जो है, हेड जो है वहाँ का, वो अब उसके प्रदर्शन पे चर्चा कर रहा है, तो वो क्या है? औपचारिक हो गया। होमवर्क पर चर्चा करते 2 दोस्त, अब 2 दोस्त आपस में बात करेंगे तो औपचारिकता से थोड़े ना करेंगे, अनौपचारिक होगा वो। ठीक है, 2 लोग फ़ोन या वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब वो 2 लोग कौन होते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई स्टूडेंट टीचर आपस में बात कर रहे हैं, कोई हेड या कोई सीनियर जूनियर आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? औपचारिक। 2 दोस्त बात कर रहे हैं तो वो अनौपचारिक होगा। तो ये डिपेंड करता है। तो समझ में आया आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? आगे बढ़ते हैं अपन। लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? जैसे हाँ क्लियर है, लिखित लिखा हुआ है यानी कि लिखा हुआ। इसमें क्या क्या होता है? पत्र, परिपत्र, रिपोर्ट, मैनुअल, SMS, सोशल मीडिया, चैट इत्यादि। तो ये किन के बीच में होगा? ये 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच हो सकता है। बहुत सारे नहीं, मतलब 3-4 लोग अपन एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने दादी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की, तो ये क्या हो गया? अपना रिटन कम्युनिकेशन हुआ। और एक है प्रबंधक का एक कर्मचारी की प्रशंसा के लिए एक ईमेल लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसकी तारीफ़ कर रहा है, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से? लिखित में करने की कोशिश कर रहा है। लिखित में किस प्रकार? ईमेल के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन या छोटे समूह में संचार करना। तो इस प्रकार का संचार तब होता है जब इसमें 2 से अधिक लोग शामिल होते हैं। प्रत्येक भागीदार बातचीत कर सकता है और बाकी लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। तो छोटे समूह में संचार का क्या होता है? यानी कि 2-3 लोगों से ज़्यादा लोग ले लेते हैं हम, जैसे कि एक 10 लोगों का ग्रुप मान लेते हैं। अब ये छोटा सा एक ग्रुप है, छोटे समूह का ग्रुप है ये। तो इसमें हर भागीदार यानी कि जो भी है इसमें, वो बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है और वो सामने वाले की बात सुनेगा भी। ठीक है, तो एक दूसरे से इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन बेटर होता है। उदाहरण क्या है? प्रेस सम्मेलन, बोर्ड की बैठकें,
टीम की बैठकें यानी कि मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं ज़्यादा लोगों में नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, हर भागीदार को बोलने का मौका मिलता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है सार्वजनिक संचार या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक मेन लीडर जो होता है वो एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करता है। एग्जाम्पल जैसे कि प्रधानमंत्री, लॉकडाउन में हमने देखा था प्रधानमंत्री न्यूज़ चैनल पे आते थे, मीटिंग होती थी तो वो पूरे देश को एक साथ संबोधित करते थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें, चुनाव अभियान, गणमान्य लोगों द्वारा सार्वजनिक भाषण, यानी कि एक जना स्टेज पे खड़ा होता है और फिर वो पूरी सभा को संबोधित करता है, अपनी संदेश, अपने विचार वो लोगों को बताता है। ठीक है, इसमें आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, जो सुन रहा है वो अपने विचार रख पाए ये ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये चारों तरीके समझ में आ गए होंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मौखिक संचार के अब लाभ क्या क्या होते हैं। यह संचार का एक आसान तरीका है जिसमें आप यह कहकर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करें। मतलब मौखिक संचार में क्या है, जैसे मैंने कुछ कहा, आपने सुना, आपने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद में आपके दिमाग में जो संदेश बने, जो थॉट्स आपके दिमाग में आए, आपने तुरंत वो मुझसे शेयर करे। पर अगर ये लिखित में होता, मैं आपको लिखती, पत्र भेजती, फिर आप उसका रिप्लाई करते, तो ये क्या है, एक लंबा तरीका है। पर मौखिक संचार में क्या होता है कि ये ईजी वे होता है कम्युनिकेट करने का, संचार करने का। ठीक है, और इसमें प्रतिक्रिया जो मिलती है हमको तुरंत प्राप्त होती है। मौखिक संचार आपको दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी बातचीत को बदलने में सक्षम बनाता है। जैसे कि अभी आपने कोई बात रखी, सामने वाले को पसंद आई नहीं आई, उसकी प्रतिक्रिया के अनुरूप आप अपनी विचार, संदेश का जो विषय है वो बदल भी सकते हैं। ठीक है, मौखिक संचार के नुकसान भी होते हैं कुछ, जैसे कि कभी कभार जो हम कहना चाह रहे हैं वो हम सही शब्दों में नहीं उसको रख पाते हैं और हमें कहना होता है तो वो हो नहीं पाता है ना, तो सामने वाले क्या होता है, समझने में वो भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कभी का हमने कुछ शब्द बोले जिनका प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो सामने वाले को क्या होता है कि समझ नहीं आता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मौखिक संचार में माहिर बनना यानी कि मास्टरिंग होना, किसी एक चीज़ में मास्टरिंग होना। तो ज़्यादातर लोग बड़े समूह के सामने बोलते समय या अपने अध्यापकों, प्रबंधकों या पर्यवेक्षकों से बात करते समय भी घबरा जाते हैं। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे कि मैंने एक क्लास है, आप में से किसी एक स्टूडेंट को आगे बुलाया और कहा कि अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दो या फिर एक टॉपिक यहाँ खड़े होकर समझाओ, तो आप लोग भी क्या होगे, थोड़ा घबरा जाओगे। इतनी बड़ी क्लास के सामने खड़े होके बोलने में घबराहट हो जाती है। आपको मैंने बोला स्टेज पे जाके पूरी एक सभा को संबोधित करके आओ, तो घबराहट हो जाती है, नर्वसनेस हमें फील होती है। तो ये क्या है, हमारी कमज़ोरी है, ये हमारी नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि हम मौखिक संचार करने में सक्षम नहीं हैं इतने। ठीक है, क्योंकि हम घबरा रहे हैं भीड़ को देख के। तो अपनी ये कमज़ोरी जो है हमें ठीक करनी होगी, तो उसके कुछ तरीके आपके किताब में दिए हुए हैं, जो कि तालिका 1.3 में है, मौखिक संचार में माहिर बनना। तो कितने तरीके इसमें बताए हुए हैं, 3 तरीके बताए हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका है बोलने से पहले सोचें। बिल्कुल, हमें जब भी कुछ बोलना है तो सबसे पहले हम कुछ सोचें कि क्या मैं जो बोलने वाला हूँ या वाली हूँ वो सही है, उसका विषय सही है बोलने के लिए अभी, तो उस विषय के बारे में सबसे पहले आपको सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जो आपके श्रोता हैं वो उनकी नॉलेज का क्या लेवल है। जैसे आप बहुत ज़्यादा भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपके श्रोता वो समझ पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके श्रोताओं की नॉलेज गेन करने की पावर कितनी है, उस हिसाब से आपको आपकी भाषा को सरल और प्रभावी रखना होगा। आप जो भी कहना चाहते हैं उसे लिखें या नोट करें। हम देखते हैं कि हम यूजुअली स्पीच जब देते हैं तो हम उसे लिख लेते हैं पेपर में, कि अगर हम उसे भूल जाते हैं तो वो हम उसमें देख के करेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन, संक्षिप्त और स्पष्ट। यानी कि अब क्या होगा, हमारी बातें संक्षिप्त होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि हमारी बातें जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स के वो एकदम क्लियर होने चाहिए।
मतलब ऐसे नहीं कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, शब्द वो बोल कुछ और रहा है, नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हमें कोई शब्द बोलने में दिक्कत आ रही है तो हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर आपकी आवाज़, ना ही आप बहुत धीरे बोलें कि सामने वाले को सुनाई ना आए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और ना ही बहुत तेज़ बोलें, ठीक है। आपकी जो आवाज़ होनी चाहिए एक नॉर्मल आवाज़ होनी चाहिए। भीड़ को, अगर लोग ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आवाज़ हो, अगर 2 लोग सामने बैठे हैं तो आप चिल्ला के नहीं बोल सकते हैं, तो आपकी आवाज़ ध्यान रखनी चाहिए। फिर अगली चीज़ आती है गति, यानी कि आपकी स्पीड क्या है बोलने की। आप फट फट बोले जा रहे हैं, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्लो बोले जा रहे हैं कि सामने वाला आपकी बातों से अब बोर होने लग गया कि ये भाई ये तो बहुत धीरे बोल रहा है, इसकी बातें तो कल तक ख़त्म होगी, हम कब तक सुनेंगे। नहीं, हमारी जो बोलने की स्पीड होती है वो मध्यम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा फास्ट ना ही ज़्यादा स्लो, नीदर टू फास्ट नीदर टू स्लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुनिश्चित करें कि आप जो जानकारी साझा करना चाहते हैं वह सटीक तरीके से दी गई है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप बार बार एक ही चीज़ को दोहराए जा रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो जो जानकारी, जो संदेश है आपके दिमाग में जो आप प्रसारित करना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी आपको सटीक तरीके से मालूम होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई सामने वाला क्वेश्चन पुट कर ले तो आप उसका जवाब दे पाएँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक ही वाक्य को दोहराए ना, मतलब कि बार बार अगर एक ही सेंटेंस हम रिपीट करेंगे तो उससे सामने वाला बोर हो जाएगा। ये क्या दर्शाता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को भी दर्शाता है ये, ठीक है। तो एक वाक्य को बार बार नहीं दोहराना चाहिए हमें। तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो है आत्मविश्वास और शारीरिक हाव भाव। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। हम जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से भी, दोस्त से, टीचर से या फिर XYZ कोई भी, तो अपने अंदर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसको लेके आप कंफर्म हैं, ठीक है। अगर आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो सामने वाले को आपकी बात प्रभावी लगेगी, वो उस बात को अच्छी तरह से समझना चाहेगा, अच्छी तरह समझेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आँख से संपर्क बनाए रखें, सीधे खड़े रहें और चौकस रहें। अगर आप सामने वाले से या फिर सभा जो बैठी है नज़र चुरा के बात नहीं करें, कहीं आप नीचे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, नहीं, ये आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। आप आई कांटेक्ट बनाएं सामने वाले से, आंखों में आंखें मिला करके बात करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को घूरने लग जाएं इस चक्कर में, नहीं, आंखों से आंखें मिलाने का मतलब है ढंग से उसकी तरफ देखना और बात करना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए आपका। आप सीधे खड़े हों, ऐसे नहीं पैर को मोड़ रखा है, कंधे झुके हुए हैं, ढीले ढाले से खड़े हैं, आप सुस्त व्यक्ति लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलते समय एनर्जेटिक लगने चाहिए, इससे सामने वाला आपकी बातों से ज़्यादा प्रभावित होगा। और चौकस रहें, यानी कि आपका ध्यान होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या बोल दिया, अटेंटिव होने चाहिए आप, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दोस्ताना तरीके से बोले। आपका बोलने का तरीका फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बहुत रूडली बात कर रहे हो सामने वाले से, नहीं, आपके बोलने का तरीका दोस्ताना होना चाहिए। तो इसी के साथ में अपने चैप्टर ख़त्म हो गया है ये वाला सत्र। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे अभ्यास दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये क्वेश्चन आंसर्स खुद से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। आज की क्लास ख़त्म होती है। हैव अ गुड डे। थैंक यू।